हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन डिस्कस करेंगे हम एक तो हमारी मार्केट को कल के दिन कैसी रह सकती है, मार्केट की नीयत और होने वाली है सेंसेक्स की एक्सपायरी। आज के दिन अगर आप लोगों ने कल की वीडियो को देखा होगा ना, और जिस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया, तो आई हो कि आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आया होगा। हाउएवर आज के दिन हमें मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, जिसके रीजन को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है चार आईपीओ की क्लोजिंग, दो मेन लाइन आईपीओ, दो एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन इन सभी आईपीओ में फॉर एजुकेशन पर्पस, और क्या रहेगी चारों आईपीओ में रैंकिंग, उन पॉइंट्स को भी हम स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक एसएमई आईपीओ स्लोन इन्फो सिस्टम की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी, उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो एफआईआई ने फिर से 7000 करोड़ की सेलिंग करी है, और वहीं पर डीआई ने 5600 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में सेलिंग का फिगर मेजर फिगर होने वाला है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव होने वाला है। अब अगर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले हमारे आईपीओ की, तो कल के दिन होने वाली है चार आईपीओ की क्लोजिंग, जिनमें से सबसे पहले दो मेन लाइन आईपीओ आधार हाउसिंग फाइनेंस एंड टीवीओ टेक, एंड दो एसएमई आईपीओ टीजीआईएफ एग्री बिजनेस एंड सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स होने वाले हैं। अगर मैं चारों आईपीओ में रैंकिंग देने की बात करूं ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ लिस्टिंग गेन, तो वहां पर पहली रैंकिंग पर आएगा टीवीओ टेक, आधार हाउसिंग फाइनेंस सेकंड रैंकिंग पर आएगा, थर्ड रैंकिंग पर आएगा टी गिफ्ट एग्री बिजनेस, एंड फोर्थ रैंकिंग पर आएगा सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स। अब ये रैंकिंग ऐसी क्यों है वो आप लोगों को आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा, बिकॉज मेरी रैंकिंग जीएमपी के बेस पर नहीं होती है, सभी इंक्लूडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर, उनके अकॉर्डिंग ही कोई रैंकिंग बनाता हूँ। अगर मैं सबसे पहले टीवीओ टेक आईपीओ की बात करूं, तो जैसा कि हमारी रिव्यू वीडियो में डिस्कशन हुई थी कि मैं इस आईपीओ को इजीली अपने और फैमिली मेंबर के अकाउंट से अप्लाई करूंगा एचएनआई कैटेगरी में, और यही डिसीजन इसमें मेरा रहने वाला, और इसे एचएनआई कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूँ। सिमिलरली सेकेंड आईपीओ हमारा आधार हाउसिंग फाइनेंस, इस आईपीओ को भी मैं इजीली अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। आई नो कि यहाँ पर मार्केट का थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ा है, स्पेशली आज के दिन उसने अपनी इंपोर्टेंट स्पोर्ट्स को तोड़ा है। बट जो आईपीओ अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर हमें लॉस नहीं हो सकता है, बट क्योंकि अगर आईपीओ अच्छा है तो वहां पर उस लॉस की प्रोबेबिलिटी जो पहले ऑलमोस्ट ना के बराबर थी, अब हल्की फुल्की 1-2% से हो जाती है। उतना तो हमें मैनेज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो इतना तो रिस्क हमारे पास हमेशा से रहेगा ही। अब अगर हम बात करते हैं एसएमई आईपीओ, सबसे पहले अगर मैं टी गिफ्ट एग्री बिजनेस आईपीओ की बात करूं, अगर आप जीएमपी देखोगे कुछ नहीं चल रहा, अगर आप सब्सक्रिप्शन देखोगे को तो कोई खास सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिल रही है। बट मैंने इसकी आईपीओ रिव्यू वीडियो में बात करी थी कि ये आईपीओ मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो उस वजह से कंपनी को स्टडी करते हुए मैं इस आईपीओ को बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर अप्लाई करने वाला हूं। क्या आती है सब्सक्रिप्शन, क्या चल रहा है जीएमपी, मैं इस आईपीओ में थोड़ा सा उस चीज को अवॉइड करूंगा, और इस आईपीओ को ज्यादा नहीं बस 1-2 नामों से अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, बट बीइंग एंड हाईली अग्रेसिव होकर, कि अगर बाय चांस जहां पर मुझे डिस्काउंट देखने को मिला तो मैं उस डिस्काउंट को लेने के लिए कैपेबल हूं। हर किसी का रिस्क फैक्टर अलग अलग होता है, तो आपको अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। बट अगर हम बात करते हैं कंफर्मेशन के लिए, तो वहां पर अगर एचएनआई की तरफ से 500x, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, आईपीओ का साइज भी सिर्फ 6 करोड़ का है, तो उसके अकॉर्डिंग 500x, चलो 300x तक तो देखने को मिले, तब वहां पर जाकर हम थोड़ा सा अग्रेसिव होकर भी इस आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा इसमें फाइनल डिसीजन था। अब रही बात फाइनल की सिल्क फ्लेक्स पॉलीमर्स की, तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ, गिविंग सम डाउट ऑन मार्केट मूड माहौल, बिकॉज ये आईपीओ हमारी रैंकिंग में फाइनल लिस्टिंग के साथ होने वाला था, और ये लास्ट सेकंड पर आता था, और ऑब्वियसली मेरे पास भी इतना फंड नहीं होने वाला है। और अगर बाय चांस अभी तक इंडिजिन आईपीओ की अलॉटमेंट नहीं हुई है, बट अगर वो हो जाती है, वैसे जिन भी लोगों को ये आईपीओ अलॉट होंगे, चाहे वो मेन लाइन में एचएनआई कैटेगरी हो या फिर एसएमई आईपीओ, तो उन सभी का बजट हिल जाएगा, इतनी तो मैं श्योरिटी दे सकता हूँ, क्योंकि वहां पर मेरा ही बजट हिल जाएगा। हालांकि मैं चाहता हूँ कि वो मेरा बजट हिले, बट क्योंकि बजट हिलेगा तो वहां पर हो सकता है कि फिर मुझे एक आधे आईपीओ को
एक्चएनए की तरफ से मेन लाइन में ही करूंगा, फिर वो मैं रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर सकता हूँ। बट जो भी जिस कैटेगरी में अप्लाई करूंगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। ये मेरा पर्सनल डिसीजन होने वाला है। मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं स्लोन इन्फो सिस्टम एसएमई आईपीओ की, पर्सनली मुझे जहां पर कोई भी लोट इलोट नहीं हुआ है, बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर एसएमई आईपीओ में मेरी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी हमेशा सेम रहती है कि जैसी वो आईपीओ लिस्ट होता है मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ और फिर वहां से वो आईपीओ चाहे डबल हो, ट्रिपल हो या फिर आधा रह जाए, मेरा काम था लिस्टिंग लेना। मैंने लिया, बात खलास हुई, मिला तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बट ये मेरा रूल है हर एसएमई आईपीओ में, बिकॉज जनरली एसएमई आईपीओ में हमें सर्किट्स देखने को मिल जाते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट। क्या लगना कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है। अगर लगता है तो कौन सा लगता है किसी को भी नहीं मालूम। तो वहां पर अपर सर्किट में बेशक हमें कोई दिक्कत नहीं होती और मजे आते हैं, बट वहीं पर अगर उसके कॉन्ट्रेरी लोअर सर्किट लग गया तो फिर हमें दिक्कतें होनी शुरू हो जाती है और हमारा तब तक एग्जिट नहीं हो पाता जब तक वो सर्किट नहीं खुलता है। बस इसी सर्किट के चक्कर से बचने के लिए मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ। ये मेरा रूल्स बने हुए एसएमई आईपीओ में। बट आप लोग अपने रूल्स अपने कोडिंग अपने रिस्क फैक्टर के कोडिंग बनाइएगा और कोई भी एक्शन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही काम कीजिएगा। अब अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो उससे पहले आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके कोई भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, हमारी कल के दिन सिंपली बात होती 22,400 का लेवल, 22,200 का लेवल, बीच में कोई काम करूंगा नहीं। बट अगर किसी भी साइड टूटता है वहां पर हमें एक बड़ी मूव देखने को मिल सकती है, बट इन कंडीशन की हमें वहां पर सस्टेनेबिलिटी चाहिए। अब मार्केट ने नीचे की साइड तोड़ा, आधा घंटा सस्टेन करना जरूरी था, 1 घंटा सस्टेन हुआ और हमें हमारा लेवल मिला 22,200 के पास। मार्केट ने मौका दिया हमें 12 बजे के पास और वहां से तो क्या ही सीधा खींच के नीचे ले गई और क्या ही प्यारी हीरो जीरो ट्रेड बोलो, जो मर्जी बोलो, बट हमें वहां पर हमारे लेवल्स के अकॉर्डिंग अच्छा मुनाफा हो चुका था और स्टॉप लॉस था हमारा जस्ट 30 पॉइंट्स का। बट अगर किसी ने आज की एक्सपायरी को छोड़ के नेक्स्ट एक्सपायरी में काम किया ना, वो सबसे ज्यादा कामयाब होएगा आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट में, क्योंकि रिस्क फैक्टर को भी अपने अकॉर्डिंग मैनेज करना जरूरी है। बाय चांस अगर ये मूव ना आती और हम आज की एक्सपायरी में काम करते तो हमारा वहां पर प्रीमियम काफी ज्यादा गड़बड़ा जाता, जिसकी वजह से हमें आने वाले टाइम में ऐसे पॉइंट्स की वजह से दिक्कत आएगी। तो हमें हमारे रूल्स को फॉलो करना चाहिए। बट एनीवे, जिन्होंने इस ट्रेड को पकड़ा उन सभी को कांग्रेट्स। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन की, अब कल के दिन को अगर हम देखते हैं हमारे लिए जो इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा अब 22,200 से 240 की रेंज। 22,200 से 240 की रेंज इसलिए बिकॉज 240 के पास हमें इसकी 50 की मूविंग एवरेज देखने को मिल रही है। अगर जहां पर इस लेवल को क्रॉस करता है तब भी मैं कंफर्मेशन के लिए इसकी 50 की मूविंग एवरेज का वेट करूंगा और फिर वहां पर ऊपर की साइड प्ले करने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर मुझे यहाँ से रिवर्सल के चांस देखने को मिलते हुए तो हम वहां पर इजीली हमें नीचे की साइड मूव देखने को मिल सकती है। बट हमारा स्टॉप लॉस किसी भी साइड 30 पॉइंट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए और अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो फिर से ऊपर की साइड, क्योंकि अब ये हमारे लिए बन चुका है रेजिस्टेंस, सस्टेन करना जरूरी है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा एटलीस्ट टू एटलीस्ट 1 घंटा, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी नहीं होने वाली है। सिमिलरली नीचे की साइड की बात करूं तो नीचे की साइड अब मेरे पास जो मेजर इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, मेजर सपोर्ट होने वाली है 21,700 की होने वाली है। अगर मार्केट आज के दिन का लो तोड़ता है और वहां पर हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जस्ट 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हैं, बट इसका लो तोड़ने के बाद नीचे की साइड सस्टेन करना फिर से जरूरी है, तभी हमारी नीचे की साइड एंट्री होगी पुट में। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाले थे कल के लिए और किसी भी साइड की एंट्री हो 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में कोई भी काम नहीं करता हूँ, आप सभी को मालूम होगा रीजन, क्योंकि सभी को मालूम है कि ऑप्शन बाइंग से कोई भी ओवरऑल में प्रॉफिट में नहीं रह सकता और सबसे बेहयात तरीका लगता है पैसे कमाने का। एनीवे, हमने जितने भी चीजें यहाँ पर डिस्कस करी हैं वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव करी है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।